बेरोजगारी है और अगर इंडस्ट्री है तो क्या इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही है? हमारे पास लोग नहीं हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोग बेरोजगार हैं हमारे? तो रुड़की के आसपास ही तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए। राइट, खुले, वो बीटेक करके टेक्नोक्रेट्स निकलते हैं। बिल्कुल। टेक्नोक्रेट्स को जॉब चाहिए और इंडस्ट्री को टेक्नोक्रेट्स चाहिए, करेक्ट, एम्प्लॉयज चाहिए, एचआर प्रोफेशनल्स चाहिए कि जब तक एकेडमिक और इंडस्ट्री दे वोंट नहीं आएंगी तब तक ना तो बच्चों का भविष्य होने वाला है और ना ही इंडस्ट्री का भविष्य। इस इंडस्ट्री में उत्तराखंड के लोग जॉब नहीं करते, अधिकतर बाहर के। हमें क्यों नहीं लेंगे आप ये बताइए? अगर हमारा लोकल यूनिवर्सिटी का बच्चा पढ़ा हुआ, गुरुकुल कांगड़ी का पढ़ा हुआ, या मैं कोड सिर्फ एग्जांपल के लिए कहता हूं, या क्वांटम का पढ़ा हुआ या कोर का पढ़ा हुआ, अगर हमें इक्वली कॉम्पिटेंट मिल रहा है, क्या इंडस्ट्री कॉम्पिटेंट व्यक्ति देखेगी कि कॉम्पिटेंट पर्सन है कि नहीं है, या ये देखेगी कि वो कहाँ का है? कॉम्पिटेंसी तो हर आदमी को चाहिए, मगर अभी मैं अगर एक IIM बेंगलोर का या IIM ABC का इंटरव्यू लूं और उससे पूछूंगा आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो मैं कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाऊंगा। बट ऑब्वियस है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होगी। जिस बच्चे को कोई अमुक कंपनी नोएडा, गाजियाबाद, NCR में बुला के, गुड़गांव में बुला के सपोजिंग 1 लाख रुपए दे रही है, वो बच्चा मेरे यहाँ या मेरे जैसे मेरे किसी कलीग के यहाँ 50,000 रुपए पे आराम से तैयार हो जाएगा। और ये शोषण नहीं है, वो 50-60 हज़ार में आके भी अपने उसको इक्विवेलेंट टू 1 लाख प्लस पड़ रहा है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और ये द न्यूज़ वाला नेटवर्क की खास सीरीज़ है करियर वाला, जिसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? इंडस्ट्रीज से ताल्लुकात करेंगे। लोग कहते भी हैं भैया ऐसा पढ़ाई कर लो ढंग से जिससे इंडस्ट्री आपको उठा तो ले कम से कम। तो ये सारी बातें होती हैं। तो हमने सोचा कि आज हम इंडस्ट्रीज़ के ही अगर हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे जो इंडस्ट्रीज़ को जानता है तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आज हमारे साथ डॉक्टर अजय दिगंबर जैन जी हैं, जो कि सिडकुल इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज ट्रेड चैम्बर के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड चैप्टर के। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। इसके पहले आपने मीडिया प्रभारी का भी दायित्व आपने निभाया है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मैं ये पॉडकास्ट हमारा जो डिस्कशन है ये नॉन पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे बिल्कुल स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं या इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से हमारे बच्चे जो जा करके अपना बेहतर काम कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बेसिक सर जी बताएं सर। धन्यवाद अखिलेश भाई। सबसे पहले तो मैं बड़ा सुखद अनुभव कर रहा हूं आपके इस चैनल पे आके, और तमाम उत्तराखंड की जनता को प्रणाम करता हूं। और अखिलेश भाई, जितना मैंने आपको जाना है, क्योंकि जैसा आपने खुद ही इंगित किया कि मैं जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का रहा हूं, तो मेरी एक शुरू से बहुत सारे पत्रकारों से दोस्ती है, रही है और आगे भी रहेगी। मगर आपके अंदर एक अलग चीज़ मैंने देखी है और मैं यदा आपको बताता भी रहता हूं। हालांकि आपकी मॉडेस्टी है कि आप उसको बहुत ज़्यादा उससे आपके दिमाग वो नहीं होते जी। पर आपके लिए एक पंक्ति पढ़ दूँ तो, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ चीज़ों के लिए रुड़की के लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कुछ एक किसी शायर का शेर याद आ रहा है आपके लिए कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ना देखूंगा मुड़ के, ये मैंने खुद से वादा किया है। ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। थैंक यू सर। किसी मशहूर शायर की पंक्ति जी, धन्यवाद। क्योंकि आप जिस आयाम को लेके चले हैं चैनल को और पत्रकारिता को, जिस लेवल तक आपने स्ट्रगल बहुत किया है, मैं आपको आपके स्ट्रगलिंग डेज से जानता हूँ, और आज जिस लेवल पे आप पहुँचे हैं तो इट्स ए फेदर इन योर कैप। थैंक यू सर। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबसे पहले आपको मैंने दी। अब रही बात इंडस्ट्रीज को लेकर। जी, देखिए, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है सियाटेक, सिडकुल इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड चैम्बर्स, ये इंटरनेशनल स्वरूप ले चुकी है। उसका उत्तराखंड जो चैप्टर है उसका मैं वाइस चेयरमैन रूरल से मेरा अभिप्राय यह है कि हमारे यहाँ हरिद्वार ज़िले में सिटी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और रूरल एरिया तो बहुत ही बड़ा है। रूरल जब मैं कहता हूँ तो रुड़की भी रूरल में आता है, भगवानपुर भी आता है, मंगलौर भी आता है, लकेसरी भी आता है, रायपुर भी आता है, आपका उधर दिल्ली रोड पे जो कुछ इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं वो एरिया आता है, एसआई ग्लास तक, ये तमाम एरिया रूरल कहता है। और इंडस्ट्री जहाँ वर्ड आता है वहाँ समस्याएं सबसे पहले आ जाती हैं। किसी उद्योग को लगाना मतलब समस्याओं को निमंत्रण देना। आपने इंडस्ट्री के लिए प्लॉट खरीदा,
वहीं से आपकी सारी चीज़ें शुरुआत हो जाती हैं कि पहले तो सबसे पहले उसका लैंड यूज चेंज कराएंगे, फिर तमाम तरह की आपको एनओसी चाहिए। तो उद्योगों को स्थापित करना, देखिए उद्योग चलता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, चिमनी से धुआं निकलता हुआ हम बचपन से देखते थे, लेकिन जब आप उद्योगों में एंटर करते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उद्योग को शुरू करने से लेके पहले तो आप अपनी इंडस्ट्री का सेटअप खड़ा करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उसके बाद माल के लिए रॉ मटेरियल, तमाम तरह की बिजली की चीज़ें, सड़कें, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसको बिना छूते हुए आप इंडस्ट्री को चला सकते हो जी। और वो जो जब फिनिश गुड एफजी एरिया में जाके रखा जाता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट पे चला जाता है और जब वो डिलीवर होकर एंड कंज्यूमर पे पहुंच जाता है, तब जाके आपको शांति मिलती है कि हाँ उद्योगों में कामयाब हुए। जी। तो चूंकि आप जो है आपने जैसा बताया कि आप उत्तराखंड स्टेट में जो रूरल में बेसिकली इंडस्ट्रीज़ वहीं डेवलप्ड हैं, अब शहरों में इतनी ज़मीनें नहीं होंगी जिससे कि आप इंडस्ट्री वहाँ डेवलप कर पाएँ अधिकतर। तो चूँकि आप हर इंडस्ट्रीज़ में को देख रहे हैं, तमाम जो जितनी भी कंपनियां उनको आप देख रहे होंगे, उनके मॉडल को देख रहे होंगे, तो सर सवाल ये है कि क्या अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से ही मैं बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज डेवलप भी हो रही हैं, डेवलप होती जा रही हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं। तो बेरोजगारी है और अगर इंडस्ट्री है तो क्या इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही है? हमारे पास लोग नहीं हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोग बेरोजगार हैं हमारे? बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न आपने करा और बड़ा ही वाइज क्वेश्चन मैं उसको कहूँगा। देखिए, इंडस्ट्री बिना आदमी के नहीं चल नहीं सकती। हमें स्किल्ड भी चाहिए, नॉन स्किल्ड भी चाहिए। करेक्ट। आज हमारे उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में ही चलिए मैं बात करता हूँ जी। मैं आपको एक जानकारी दूँ, उत्तराखंड हमारा जो स्टेट है वो तमाम भारतवर्ष का लगभग 22%, मेरे आंकड़े में 1-8% का हेरफेर हो सकता है, लगभग 22% फार्मा बनाता है जी। उसमें से करीब 16-17% अकेला हरिद्वार जिला फार्मा प्रोड्यूस कर रहा है जी। तो आप देखिए कि केवल अगर हम एक फार्मा सेक्टर को पकड़ लें तो एम्प्लॉयज कितने ज़्यादा चाहिए उत्तराखंड को। अब बात आती है कि बेरोजगारी की जो आपने सवाल हाँ, क्यों है फिर मैं बताता हूँ। आप ये कहेंगे कि मैं रुड़की में रहता हूँ, तो रुड़की के आसपास ही तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं। राइट। खुले, वो बीटेक करके टेक्नोक्रेट्स निकलते हैं। बिल्कुल। टेक्नोक्रेट्स को जॉब चाहिए और इंडस्ट्री को टेक्नोक्रेट्स चाहिए। करेक्ट। एम्प्लॉयज चाहिए, एचआर प्रोफेशनल्स चाहिए। क्यों नहीं हो पाता, ये तो जानना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, कमी आती है एकेडमिया और इंडस्ट्री इंटरफेस की। वहां हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रोल शुरू हो जाता है। आपको जान के खुशी होगी कि हमारी सिडकुल एसोसिएशन ने, हमारी जो, मैं अपनी पर्टिकुलर एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, हमारा एमओयू कोर यूनिवर्सिटी के साथ साइन है, हमारा एमओयू फोनिक्स कॉलेज के साथ साइन है, हमारा एमओयू क्वांटम के साथ साइन है, आईटी के साथ हमारा एमओयू है। और लेटेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो शायद मैं कहूं भारतवर्ष का पहला एमओयू हमने इंडियन आर्मी के साथ किया है। ओके। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। आर्मी के साथ जो हमने एमओयू साइन किया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं जी, कि एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो रिटायर हो जाते हैं या प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसमें ड्राइवर्स भी होते हैं, मैकेनिक भी होते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी होता है, वेल्डिंग करने वाला भी होता है, इंजीनियरिंग कोर के भी लोग होते हैं, उनको हम इंडस्ट्री में अपनी एम्प्लॉयमेंट देंगे। हम सेना के प्रति नतमस्तक हैं। बिल्कुल। और एक नागरिक होने के नाते और एक उद्योगपति होने के नाते सेना के लिए हम और अगर कुछ ना भी कर सकें तो ये तो कर सकें कि उनके जो एक्स ऑफिशियल्स हैं उनको हम अपने एम्प्लॉय दें। इसके लिए मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा ब्रिगेडियर केपी सिंह साहब को। उन्होंने एक अनूठी पहल की है और सर ने हमें चांस दिया है इंडियन रुड़की आर्मी एरिया में, बीजी में, हमें एक उन्होंने बाकायदा ऑफिस प्रोवाइड कराया है। वहाँ पे हमारे लोग बैठते हैं, ऑफिस के बीयर्स बैठते हैं हमारे, और वो डाटा एकत्र करते हैं और वहाँ पे फिर आके हमारे इंडस्ट्री के जो रिक्वायरमेंट है हम उसको फ्लोट कर देते हैं और जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो आता है। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकट भविष्य में आएंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा। जी बिल्कुल। इसी तरह हमने कॉलेजेस में जरा सा जी 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 इसी तरह हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को यूनिवर्सिटी में जा करके आप जैसे मान लीजिए आपने जो भी इंटरफेस आप डेवलप कर रहे हैं, आप एमओयू कर रहे हैं, उस एमओयू में क्या ऐसा है कि इंडस्ट्रीज़ के लोग जा करके उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे? देखिए, ट्रेनिंग का सेशन भी होंगे जी,
और मैं तो अभी आपको लिस्ट पूरी नहीं बता पाया। गुरुकुल कांगड़ी जैसे महान एक विश्व की जो धरोहर है, बिल्कुल ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU है। उधर चले तो ग्रेफिगरा में और देहरादून की तमाम दून यूनिवर्सिटी में, और हमारे इंटरनेशनल MOUs भी हुए हैं अभी तो, और इंटर स्टेट तो बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम उन टेक्नोक्रेट्स को, हमारा सिस्टम क्या है, हमारा ऑफिस जो बैक ऑफिस है वो इसको फ्लोट कर देता है कि भाई हमें 100 आदमी, 10 आदमी हमें केमिकल के चाहिए, 10 आदमी आयुर्वेद के चाहिए, 10 आदमी मैकेनिकल के चाहिए। यहाँ पे हीरो होंडा जैसे प्लांट हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं। तो उसी स्ट्रीम में फिर जाके हमारे ऑफिशियल्स कैंपस इंटरव्यू करते हैं। समझ रहे हैं मेरे? अब सपोजिंग किसी आदमी को, अब जैसे क्वांटम यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा अच्छा चीज़ शुरू करी है, वो हमारे एम्प्लॉयज़ को फार्मा का कोर्स करा रहे हैं। कोई बी फार्मा है तो उसे एम फार्मा करा रहे हैं। आपके एम्प्लॉय, हमारे मतलब इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ को, उनका एक सर्टेन फीस स्ट्रक्चर है जो नॉमिनल है, और वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप ऑफिस के बाद या ऑफिस के बीच में 1 घंटा निकाल के क्लासेस। तो ये कब हुआ कि जब एक MOU साइन हुआ, हमने उनको उनकी ज़रूरतें बताई, उन्होंने हमें अपनी ज़रूरतें बताई। मेरा मानना यह है कि जब तक एकेडमिक और इंडस्ट्री दे वोंट नहीं आएंगी, तब तक ना तो बच्चों का भविष्य होने वाला है और ना ही इंडस्ट्री का भविष्य। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब फिर भी मैं एक चीज़ और लेकर के आ रहा हूँ। बहुत राजनीतिक दल, थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स तरफ जा रहा हूँ। जी जी, हालांकि आपने कहा था कि पॉलिटिक्स की तरफ लेकर आऊँ। मैं सवाल इंडस्ट्रीज को लेकर के करूँगा, इंडस्ट्रीज को लेकर करूँगा और इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्ट्स में ही करूँगा कि बहुत से राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति या संगठन, सामाजिक संगठन आप कह सकते हैं, जो ये सवाल खड़ा करते हैं कि इस इंडस्ट्री में उत्तराखंड के लोग जॉब नहीं करते, अधिकतर बाहर के, मतलब चूँकि कई बार मैं क्षेत्रवाद को प्रमोट नहीं करता, क्षेत्रवाद की बात नहीं करता, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ चूँकि ये बात होती है, तो क्या होता है कि उत्तराखंड के लोग या उत्तराखंड के जो हमारे स्किल्स है वो क्या कैपेबल नहीं हो पाता जो कि यहाँ जाकर के जॉब कर सके, इंडस्ट्री में जा सके? देखिए, ऐसा सुनने में आता है ना, जैसे बहुत लोग ये मुद्दा उठाते हैं कि 70% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, 80% होना चाहिए, कुछ बोलते हैं 100% लोग यहीं के होने चाहिए। जहाँ तक मुद्दे की बात है, ये उनका अपना काम है, उनका अपना मॉडस ऑपरेंडी है, अब उन्हें भी तो कोई काम चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को उनका अपना एक तरीका होता है, मैं उसको कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी बात कहेंगे, मगर क्या सबके पास आंकड़े हैं? हाँ, मतलब सब यही बात करते हैं, नहीं होते। मैंने तभी आपसे कहा सिर्फ ये एक जनरल बात है, एक जनरल फिनोमेना है कि भाई हाँ ये बोल दो। उत्तराखंड में देखिए, मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास IIM अहमदाबाद या IIM बेंगलोर का बच्चा है। सबसे पहली चॉइस मेरी भी है। बिल्कुल चॉइस हो, पर क्या मैं उसको उतना पैसा दे रहा हूँ? करेक्ट है। क्या मैं उसको पे कर पा रहा हूँ? बेसिक नेसेसिटीज जो हैं, देखिए छोटे स्टेट में जब आप, हालांकि सरकार बहुत हमें जो है सुन रही है, पर सरकार भी जादू की छड़ी तो लेके नहीं बैठी है जो एक दिन में घुमाएगी और एकदम सड़कें बन जाएंगी, एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसी ऐसी सड़कें भी हैं कि जहां हमारी गाड़ियां फंस जाती हैं, बड़े बड़े ट्रक तो छोड़ दीजिए, वो हाल भी है, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री का बिल्कुल सही बात। मगर ये भी है कि इंडस्ट्री, हमारे माननीय धामी जी, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बिल्कुल जैसे मोदी जी की राह पे चल रहे हैं। इतना उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया है कि अब सचिव स्तर के लोग हमारे द्वार पे आते हैं। द्वार से मतलब, इंडस्ट्री में आते हैं, सिडकुल क्षेत्र में आते हैं, भगवानपुर क्षेत्र में आते हैं, छोटे छोटे जहाँ 10 एक हब बना हुआ इंडस्ट्री का, वहाँ भी जाते हैं जी। और हम उनसे अपनी समस्याएं रखते हैं, और कुछ आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ समस्याओं को तो निराकरण हाथ के हाथ हो भी जाता है। हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, उद्योग मित्र की बैठक लेते हैं, हम उन्हें बड़े खुले अंदाज में अपनी चीज़ें बताते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसा नहीं होता कि आपने अभी समस्या बताई और कल को आपकी सड़क बन गई, होता भी नहीं है ना। तो इंडस्ट्री, आपका सवाल जो था, मैं वापस वहाँ पे आ रहा हूँ जी, कि ये कहना कि उत्तराखंड का 100% एम्प्लॉय है, ऐसा भी नहीं है। और ये कहना कि उनकी अपेक्षा करी जा रही, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं आपको अपने यहाँ डाटा दे सकता हूँ, आप आइए, मैं आपको बताता हूँ उत्तराखंड के हमें क्यों नहीं लेंगे, आप ये बताइए। अगर हमारा लोकल यूनिवर्सिटी का बच्चा पढ़ा हुआ, गुरुकुल कांगड़ी का पढ़ा हुआ, या मैं कोर्ट सिर्फ एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, या क्वांटम का पढ़ा हुआ, या कोर का पढ़ा हुआ, अगर हमें इक्वली कॉम्पिटेंट मिल रहा है, अच्छा, उसकी डिमांड मान लो, मैं उसी पॉइंट पर, चूंकि आपने इक्वली कॉम्पिटेंट, मैं कंप्लीट कर दूं, इक्वली कॉम्पिटेंट की बात कर दी आपने, तो मैं उसी पर, वही पॉइंट है मेरा कि आप कॉम्पिटेंट व्यक्ति देखेंगे अपने इंडस्ट्री के लिए, मतलब कोई भी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ,
क्या कंपनियां, क्या इंडस्ट्री कॉम्पिटेंट व्यक्ति देखेगी कि कॉम्पिटेंट पर्सन है कि नहीं है, या ये देखेगी कि वो कहाँ का है? उसको क्या देखना चाहिए? मैं खुले दिल से जवाब दूं? एकदम खुले दिल से चाहिए सर। कॉम्पिटेंसी तो सर हर जगह चाहिए। मैं भी आपके चैनल पे इसलिए आया हूं कि आप कॉम्पिटेंट हैं। बिल्कुल। आपने भी मुझे इसलिए बुलाया कि मैं कॉम्पिटेंट हूं। करेक्ट है। धारा प्रवाह आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। आप कॉम्पिटेंसी तो हर आदमी को चाहिए, मगर अभी मैं अगर एक IIM बैंगलोर का या IIM ABC का इंटरव्यू लूं और उससे पूछूंगा आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो मैं कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाऊंगा। बट ऑब्वियस है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होगी। मेरा पैमाना वो नहीं है। मेरा पैमाना ये है कि हमें एक लेवल का बच्चा मिल जाए, और ऐसा नहीं कि उस लेवल के बच्चे मिलते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी क्या होगी? जो पैरामीटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उस पैरामीटर्स में प्रायोरिटी क्या है? ऐसे और उस प्रायोरिटी में भी इंपॉर्टेंट क्या होता है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, व्यापार भावनाओं से नहीं होता। एग्जैक्टली। जब मैं प्रोफेशनल हूँ और प्रोफेशनल बन के अपनी सीट पे सुबह बैठता हूँ, तो मेरा उद्देश्य होता है कि मैं अपने उद्योग को कैसे बढ़ाऊँ, क्या बेस्ट लाऊं, कम से कम में मुझे क्या उपलब्ध हो जाए। जी ठीक है। भावनाएं कहाँ काम करती हैं कि सपोजिंग हमारे पास, हमें लग रहा है कि एक अमूक बच्चा हमारे डियर पेरिफेरी का रहता है, वो देखिए टाइम से घर भी पहुंचेगा, आएगा भी टाइम पे, और कहीं ना कहीं हमें ये फीलिंग आती है यार, जब ये इतनी अच्छी क्वालिटी, इतने अच्छे बच्चे अपने ही शहर में, अपने ही जिले में, अपने ही प्रदेश में मिल रहे हैं, तो बाहर क्यों जाना। अब आप बच्चे के पर्सपेक्टिव पे देखिए, जिस बच्चे को कोई अमूक कंपनी नोएडा, गाजियाबाद, NCR में बुला के, गुड़गांव में बुला के सपोजिंग 1 लाख रुपए दे रही है, वो बच्चा मेरे यहाँ या मेरे जैसे मेरे किसी कलीग के यहाँ 50,000 रुपए पे आराम से तैयार हो जाएगा। और ये शोषण नहीं है, वो 50-60 हज़ार में आके भी अपने उसको इक्वलेंट टू 1 लाख प्लस पड़ रहा है। हाँ, सेविंग्स, उसको रहने की सुविधा है, उसको खाने की सुविधा है। देखिए, तमाम तरह की समस्याएं, आसान नहीं है बाहर जाके रहना। मेरे बच्चे बाहर हैं, तो मुझे पता है कि बाहर अगर बच्चे होते तो कितने तरह के चैलेंजेस आदमी को फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं तो खुश होता हूँ अगर उत्तराखंड का मुझे बच्चा मिले, तो मैं तो आई विल बी हैप्पी टू टेक हिम। चलिए, आपने कहा कि धामी सरकार में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पूरा कॉन्सेप्ट है और बिजनेस डेवलप हो रहा है। आपको लग रहा है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं ना कहीं सरकार से सब कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मैं अगर भाजपा का नाम ना भी लूँ तो भी जो सरकार है, इस सरकार में क्या बिजनेस ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जो बिजनेस होना चाहिए उत्तराखंड में वो हो पा रहा है? देखिए, इस प्रश्न का जवाब शायद मैं बायस्ड होके हो जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, एक्स पदाधिकारी भी हूँ। क्वेश्चन हटा दो। नहीं, मैं बताता हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। हाँ। देखिए, मैं इसको एज बीजेपीएन नहीं, आप उसकी बात। हाँ, चेंज क्या आया है कि चीज़ों को समझने का नज़रिया और देखने का नज़रिया बदला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, जिस ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और जिस तरह से वो चाहते हैं कि उद्योग डेवलप हो, उस तरह का ही जो छवि है वो हमारे डिफरेंट मुख्यमंत्रियों में दिखाई दे रही है। और मेरा तो इंटरेक्शन डायरेक्टली रहता है मुख्यमंत्री जी से। यशस्वी हमारे धामी जी यंग हैं, डायनेमिक हैं। बिल्कुल। उनके आने से मैंने ये तो देखा है कि उन जैसे पहले अप्रोच करना बहुत मुश्किल था। एक तो उनका एक्सेस आसान है, अप्रोचेबल है। आपकी यदि कोई जेन्युइन समस्या है तो ही इज अप्रोचेबल। उसके बाद वो त्वरित इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि सपोजिंग हमें उद्योग सचिव से मुलाकात करनी है, तो ऐसा नहीं कि हमें महीनों इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, वो लोग बहुत बिजी होते हैं, उनका शेड्यूल पहले से प्री डिफाइंड होता है, बट फिर भी आपको टाइम मिल जाएगा। टाइम मिल जाता है, आपको टाइम। हम जाते हैं, हम DGP सर से मिलते हैं, हम SP सर से मिलते हैं, हम DM साहब से कभी भी मिल लेते हैं, और वो वेलकम करते हैं। हमारे यहाँ उद्योग सचिव आ चुके हैं, हमारे यहाँ मैं कितने पावर सचिव हमारे यहाँ आ चुके हैं। हम पावर के MD से, UPCL के MD से सीधे बात करते हैं, हम कमिश्नर सेल टैक्स से, GST से सीधे बात करते हैं, हम लेबर कमिश्नर से सीधे जाके बात करते हैं। और मैं धन्यवाद करता चाहूँगा आपके इस चैनल से कि हमें जितने भी विभाग, देखिए एक उद्योग के पीछे 2500 विभाग लगते हैं, कहीं श्रम है, कहीं PF है, कहीं मतलब तमाम तरह के विभाग हैं, पॉल्यूशन है, हम पॉल्यूशन के मेंबर सेक्रेटरी से सीधे जाके मिलते हैं और वो सुनते हैं हमारी बात। अभी आपको मैं बताऊं, मिनिमम वेजेस का एक बहुत आपने सुना होगा, बिल्कुल चल रहा है, तो उस पर हमारी एसोसिएशन बिल्कुल बढ़ चढ़ के काम कर रही है। हमारे एसोसिएशन के द्वारा रिट भी लगी थी और उसमें आगे डेवलपमेंट हो भी रहे हैं। तो देखिए, किसी भी एसोसिएशन का जो मकसद होना चाहिए वो उद्योग हित में होना चाहिए, मेरा मानना ये है। और जब हम उद्योग हित की बात करते हैं तो हम प्रदेश हित की बात तो स्वतः कर रहे हैं। अगर उद्योगों का हित होगा तो प्रदेश का तो हित अपने आप हो रहा है।
तो उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो अगर लोग इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं बहुत सारे पर्सपेक्टिव में, हालांकि लैंड लॉ एक आया अभी रिसेंट में आया है ना, तो अगर देखा जाए तो क्या इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में किया जा सकता है अदर देन मैं ज़मीनों के इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके मैं इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ये तो आपने मेरे दिल से छूता हुआ क्वेश्चन पूछ लिया अखिलेश भाई जी। उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है। यहाँ पे आके आप, मैं तो पूरे विश्व जगत को कहूँगा कि आप यहाँ के व्यापार करिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ का एक सुखद माहौल, एक एटमॉस्फेयर। माँ पतित पावनी गंगा बह रही है। अभी हमारे यहाँ ऋषिकेश में मुनि की रेती आपने जगह सुनी होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। लेकिन सर दूसरा मोदी जी ने एक मिनट में कंप्लीट करूँ। मोदी जी ने कहा है कि इसको डेस्टिनेशन हब बनाइए, वो उद्योग का दर्जा इसको दे रहे हैं और उसको बात पर अमल कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट आप देख लीजिए, आप जब देहरादून तक आ गए और आप हरिद्वार में बैठे हैं, हम तो हरिद्वार जिले में बैठे हैं। जी जी जी। मुझे बताइए कौन सा शहर ऐसा इंडिया का है जहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है? हरिद्वार तो वैसे ही तमाम यात्री आते हैं, वैश्विक धरोहर है। बिल्कुल। और बहुत बड़ा एक रेवेन्यू हब है हमारा, बहुत बड़ा एक टूरिज्म हब है। तो अब तो रोड्स का जाल भला हो गडकरी जी का, जिन्होंने चलिए उन्होंने किया, लेकिन मैं दूसरे एंगल पे जा रहा हूँ कि ये जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है जिस तरीके से उत्तराखंड में, आपने बोला यहाँ शांति है, सुख है, चैन है और चोरी चकारी नहीं, अध्यात्म की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, इसीलिए हम इसको देवों की भूमि भी कहते हैं। योग और आयुर्वेद पे देखिए कितना काम हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्री डेवलप होती है, इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल्स आते हैं। मैं बहुत सारे विलेज एरिया में जाता हूँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं और उस इंडस्ट्रीज़ के जो निकलते हैं बाहर, जो चीज़ें निकलती हैं, कचरा निकलता है, कई बार गैस निकलती है, कई बार वाटर ऐसे निकलते हैं और उस एरिया में जो पॉल्यूशन फैल जाता है, बढ़ जाता है, उसका क्या करेंगे? देखिए, प्रदूषण की जहाँ तक आपने बात करी, बहुत सारे मानक होते हैं। मतलब ये जो एसटीपीज बनते हैं, किस लिए बनते हैं? एसटीपीज बनते हैं बट लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं बहुत से लोगों के, कुछ एरियाज के पानी ही खराब हो गया सर। आपको मुझे एक उदाहरण दीजिए जहाँ का आपको पानी खराब मिला हो पिछले 2 साल में, 3 साल में। आप लक्सर में जो इंडस्ट्रीज जो डेवलप है आसपास, वहाँ पता कर सकते हैं। देखिए, आए दिन लगातार होते रहते हैं। एमपीसीसी इधर भगवानपुर में था, वहाँ पर लोगों ने बोल दिया कि भाई पॉल्यूशन विभाग को जाकर के लोगों ने धरना भी दिया, बोला कि भाई इस तरीके से जो हमारी हार्ट को इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे तमाम इश्यूज हैं, वो आपको अपने दिन डे बाई डे आप न्यूज़ खबरों में पढ़ते भी होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आखिर इस तरीके से जो इंडस्ट्री डेवलप होना अच्छी बात है, रोजगार डेवलप होना अच्छी बात है, लेकिन क्या वो हमारे जीवन को ताक पे रख करके डेवलप किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, हरगिज़ नहीं, आपने बिल्कुल ये एक अच्छी बात कही, मगर मेरा मानना यह है कि अगर हम मानकों के अनुरूप अपने उद्योग को लगाते हैं, जो कि लगाना चाहिए, बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि आपसे जब मैंने पूछा कि उदाहरण दीजिए, तो आप 2 या 3 या 4 उदाहरण दे पाए। और इंडस्ट्रीज कितनी है? हम हरिद्वार में हैं तो हरिद्वार की बात कर रहे हैं। मैं वही बात, हरिद्वार को ही ले लीजिए, कितनी इंडस्ट्रीज हैं? हाँ, तो जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे नहीं, पॉल्यूशन में रेड ऑरेंज कैटेगरीज बहुत सारी ग्रीन होती है। बिल्कुल। हमारे सभी साथी उसको पूरा करने का हरदम प्रयास करते हैं। फाइट करते हैं आप लोग? फाइट करते हैं साहब, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ। और फिर भी आपने कहा, अच्छा देखिए, हम फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देते हैं और आग फिर भी लग जाती है। अभी भगवानपुर में पीछे आग लगी थी। सर देखिए, कोई भी आपदा आ सकती है। आपदा आना इज अ डिफरेंट थिंग सर। आपदा अलग हो गई। आपदा की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। अब जैसे मान लीजिए, जब आग से बचने की ट्रेनिंग दे दी, तो ठीक है, उस वक्त जो है आग ज्यादा पावरफुल हो गई, हम नहीं लड़ पाए, हो सकता है। लेकिन मैं जैसे वाटर लेवल ही खराब हो जाए, वाटर पॉल्यूटेड हो जाए, एयर पॉल्यूटेड हो जाए, तो उस कंडीशन में देखिए, ऐसे में तो मैं यही कहूंगा कि हमारा भाई, कोई भी भाई जो उद्योग लगाए, वो उस चीज का ध्यान रखे, सभी नॉर्म्स को फॉलो, मानवता फर्स्ट, सभी नॉर्म्स को, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। अगर मैं किसी की जीवन की कॉस्ट पे पैसा कमा रहा हूं, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो कृत्य है वो बड़ा ही गलत श्रेणी का है। मैं नहीं समझता कि जो उत्तराखंड की इंडस्ट्रीज हैं, उनकी किसी की कोई इंटेंशन मैलिफाइड होती है। इंटेंशन नहीं हो। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई चीज़, अगर किसी का, आपने कोई जैसे एग्जांपल 2-4 कोट किए, अगर कहीं ऐसा हो रहा है, तो मैं अपने उद्योग बंधुओं को ये यहाँ से मैसेज दूंगा कि उसको तुरंत निराकरण करें और अपने पॉल्यूशन विभाग का साथ लें। और मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए, छोटी स्टेट में मज़ा आता है काम करने में। आप बड़ी स्टेट में चले जाइए, आपको एक जेई या एई लेवल तक पहुँचने में टाइम लग जाएगा। और यहाँ आके आप सीधे जो है चीफ इंजीनियर से बात कर लीजिए। अब आप रोड्स की हालत देखिए,
आप नहीं देख रहे हैं भगवानपुर में डेवलपमेंट, आप हमारे सलेमपुर राजपुताना में आइए। मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक है, होगी कहीं ना कहीं पानी रिटेंशन जरूर हो रहा होगा, मगर हम इसको एक लार्जर एंगल से देखें कि अच्छी कितनी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे विषयों को लेकर के हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ बातें होंगी जिसको लेकर के हम बाद में चर्चा करेंगे। और अजय दिगंबर जैन साहब ने जो आपने वक्त दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो समय दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और उसे लेकर के शायद हम दोबारा बैठें और भी इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं उनसे पूरी चर्चा करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, और इंडस्ट्रीज़ जो अलग अलग कंपनियाँ हैं, कंपनियों के लोग क्या बोलते हैं उसको लेकर के भी खुल करके हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मुझे अच्छा लगा आपके वजह के, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम मोर मीटिंग्स विद यू। थैंक यू सर। थैंक यू अखिलेश।